नंबर 3 में आज हम पहले जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो टाइम एंड वर्क से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है। तो आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 20 डेज। ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट 30 डेज। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट 24 डेज। हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन द कंप्लीट द एंटायर वर्क। आपको ये बोला है कि ए बी सी 3 पर्सन है। यहाँ पे उस काम को मिलजुल के अगर करे तो 20 दिन टाइम लेता है। अगर ए और बी उसी काम को करे तो 30 दिन टाइम लेता है, और बी और सी उस काम को करे तो 24 दिन टाइम लेता है। तो आपको बताना है वो पर्टिकुलर काम अगर बी अकेले करे तो पूरा काम को करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। तो हमारा ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट से पहला जो हमारा स्टेप रहता है, हमें टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ पे ए बी और सी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना दिन टाइम लेता है, 20 दिन। ए और बी वो काम को करने के लिए समय लेता है 30 डेज। वैसे ही बी और सी वही काम को करने के लिए समय लेता है 24 डेज। तो हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन इन तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो वहां से हमारा आ जाता है टोटल वर्क। तो 20, 30 और 24 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा 120। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो फिर ए बी सी का मिला जुला के यूनिट कितना हो गया, 6 हो गया। हम टोटल यूनिट वर्क से जो है इनका डेज को डिवाइड करते हैं, तब हमारा एफिशिएंसी आ जाता है। वैसे ही ए एंड बी का अगर एफिशिएंसी हम निकाले, यहाँ से हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा 4, एंड बी एंड सी का एफिशिएंसी हम निकाले तो हमारे इधर से आ जाएगा 5। ठीक है, तो हम इस तीनों चीज से एफिशिएंसी निकाल पाए। तो देखिए अब एक चीज मुझे बताइए, यहाँ से जैसे ये तीनों का एफिशिएंसी हमको कितना मिल गया है, 6। और यहाँ से ये एफिशिएंसी मेरे को कितना मिल गया है, ए और बी का बताइए, 4 मिला है। तो समझ में आ गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 है और ए बी का एफिशिएंसी 4 है। यहाँ से देखो ये ए कट जाएगा और यहाँ से भी बी कट जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल पाऊंगा कि सी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 2 है। तो सी का एफिशिएंसी अगर 2 है यहाँ से, तो मैं बोलूंगा कि हाँ बी का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। चलिए मैं और क्लैरिटी से बताता हूँ। तो फिर बी का एफिशिएंसी हमें निकालने के लिए हमें तो सी का एफिशिएंसी मिल गया कि 2 है। अगर मैं इस जगह में बी का बिठाऊं, सी का एफिशिएंसी बिठाऊं, और बी सी मिला के हमारा एफिशिएंसी कितना है, ये 5 है। और अकेला सी का एफिशिएंसी अगर 2 है तो मैं बोलूंगा कि बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। समझ में आया। अब जब मेरे को बी का एफिशिएंसी आ गया है, मैं अब बता पाऊंगा कि बी टोटल काम को करने के लिए कितना समय लगेगा। तो चलिए टोटल वर्क जो है हमारे इधर कितना था, 120 था। और बी को वही उसी के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ किसका, बी का। तो बी का एफिशिएंसी हम निकाले थे 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा 40 डेज। तो हम बोलेंगे अगर बी अकेले उस काम को कंप्लीट करता है तो बी को 40 डेज समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि आनंद परचेस एन आइटम and spent 84 rupees on its repair. Then he sold Bharat at a profit 25%. Later Bharat sold an item 4,368 and incurred 9%. ठीक है। Then what is the Anand cost price of the item just before the selling price of Bharat? देखो मैं तरीके से इसको समझाता हूँ। बोला क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है कि आनंद नाम करके एक लड़का है जो कि भारत को एक सामान को बेचा है, भारत। और ये भारत क्या किया है, किसी और को बेचा है। तो मैं ये पकड़ लेता हूँ कि सी को बेचा होगा। तो मैं बोलूँ कि आनंद ने जब भारत को बेचा है कितने प्रॉफिट में बेचा है, 25% प्रॉफिट में बेचा है। वैसे ही भारत ने जब किसी और को बेचा तो कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा है, प्रॉफिट में नहीं, वो नुकसान में बेचा है, 9% नुकसान में बेचा है। और वही का वैल्यू आपको दे रखा है कितना है, 4,368 रुपये। मतलब कि भारत का जो सेलिंग प्राइस है वो 4,368 रुपये है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है ये भारत का सेलिंग प्राइस है। ठीक है।
तो जब 9% उसने ऑलरेडी लॉस कर चुका है, तो फिर मैं बताऊँ ये परसेंटेज में वैल्यू जो है उसका कितना है, 91%। एस पी ये जो है 91% है, तो फिर सी पी ऑलवेज कितना हो जाता है, 100%। तो देखो 91 से ये चीज़ें कट जाएगा तो कितने में आ जाएगा, डायरेक्ट तुम काटोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट में 8 होना चाहिए। अगर मैं 5 से गुना करूँ तो 45, मतलब कि 4500 हो जाए, तो 48 से ये कटेगा, तो मैं बोल सकता हूँ इसका वैल्यू जो है 4800 है। तो ये तो भारत का कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ये भारत का जो कॉस्ट प्राइस है और आनंद ने भारत का जब बेचा है, दोनों का तो सेम है ना, मतलब आनंद का सेलिंग प्राइस और भारत का कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर है, क्योंकि आनंद जब भारत को बेचा है, जितने में बेचा होगा उतने में ही तो भारत ने उस चीजों को खरीदा है। तो मैं उस स्टेटमेंट से ये बात बता सकता हूँ कि आनंद का सेलिंग प्राइस भारत का कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो मैं ये बताऊंगा, देखो जो 4800 रुपये है, तो वो जो है आनंद के हिसाब से कितना रुपए है, 125% में बेचा है उस चीज़ों को, तो 125% का वैल्यू हो जाएगा। इतना तक तो तुमको समझ में आ गया होगा। अब जो है मैं तरीके से नेक्स्ट समझाऊंगा उसको, मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ उस चीज़ों को। तो मैं ये बोलूंगा कि आनंद का जो है कॉस्ट प्राइस, मुझे आनंद का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो आनंद का सेलिंग प्राइस कितना है, 4800, और ये 125% का वैल्यू है। क्यों, क्योंकि उसने 125% इसलिए मुझे लिखना है क्योंकि 25% प्रॉफिट में उसको बेचा है, और ऑलवेज जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। 25 से काटेंगे तो 4 बार में काटेगा, और 25 से काटोगे तो 5 बार में काटेगा ये। तो देखो इस चीज़ों को तुम फिर से फर्दर काटोगे तो कितने में कट जाएगा, 9 से 6 एंड 0। उसके बाद तुम उसको गुना कर दोगे, 0 4 6 24, 4 9 36, तो 38, 3840 रुपये इसका वैल्यू हो गया। आनंद का जो है कॉस्ट प्राइस है ये एक तरीका होता है, बेसिक तरीका, या फिर 2 स्टेप में करने का तरीका। अब आपको हम बताएंगे एक थोड़ा स्मार्ट अप्रोच है इसका, और जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव अप्रोच। सक्सेसिव अप्रोच में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आनंद है, आनंद के बाद है उसने भरत को बेचा, भरत किसी और को बेचा। जब आनंद ने भरत को बेचा तब उसको 25% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। भारत ने वही सामान जो है किसी और को बेचा तो 9% क्या हुआ, लॉस हुआ। तो मैं बोलूंगा फुल जो ट्रांजेक्शन हुआ है इसका ओवरऑल हम क्या करेंगे, सक्सेसिव निकालेंगे। सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, +25 - 9, उसके बाद प्लस यहाँ पे लिखेंगे 25 × 9। यहाँ पे प्लस होना चाहिए बट मैं डायरेक्टली माइनस लिख दिया क्योंकि 9 के आगे माइनस का वैल्यू है, अपॉन 100। तो यहाँ से अब अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर से आ जाएगा मेरा 16 आ जाएगा, और इधर से अगर गुना करेंगे तो उसके बाद मेरे को आ जा रहा है 9 25 कितना होता है, 10 25 और 225, 225/100। तो यहाँ से मेरे को आ जाएगा 13.75 का राउंड। इतना क्या हुआ है, इतना जो है उसका प्रॉफिट हुआ है, टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट है पूरा ट्रांजेक्शन में, ठीक है। और पूरा ट्रांजेक्शन के बाद जो है ये कितना है, 4368। तो मैं बोल सकते हो कि पूरा ट्रांजेक्शन में अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ है 13.75, तो ये जो है ये 113.75 का वैल्यू है, ठीक है। तो फिर कॉस्ट प्राइस जो है आनंद का वो 100% होता है। इस दशमिक को हटा के 29 डायरेक्टली हम 125 से काटेंगे तो मेरे को आ जाएगा, यहाँ से 9 से काटता हूँ, उसके बाद 1 से, और ये जो आ जाएगा तो 125 इंटू कितना होता है, 250, 250 ये 8 आ जाएगा। फिर से 91 से इसको 48 8 कटेंगे, तो यहाँ से मेरे को वैल्यू आ जा रहे हैं, एक्चुअली 8 नहीं, 10,000, 8 से तो 1000 होता है, तो यहाँ से वैल्यू 8, तो 8 × 8 = 64, 8 × 4 = 32 और 36, और 38, सॉरी 38 हो जाएगा, और 0। सवाल नंबर 3 में ये पूछा है आपसे कि सुमित बिल्ड ए कोनिकल टेंट हैविंग ए फ्लोर डायमीटर 28 मीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट जिसका बोला है 48 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए 10 मीटर वाइड कैनवास दैट सुमित नीड फॉर द पर्पस। देखिए चीज़ों को समझ नहीं आया तो तरीके से इसको समझते हैं। तो इसमें हमें क्या बोला है, जैसे ये एक टेंट है मान के चलिए, तो टेंट का जो हाइट आपको दे रखा है वो कितना है, आपको बोला है 48, और जो यहाँ पे डायमीटर बोला है, पूरा डायमीटर कितना है, 28 है। तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा, ये डायमीटर है, रेडियस हो जाएगा 14। देखिए
मैं अगर 10 को ओपन करता हूँ ना जैसे, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा पता है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया वाला जो ये पर्टिकुलर पार्ट होता है, तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाता है ऑलवेज। तो रेक्टेंगुलर आए या फिर स्क्वायर में भी आ सकता है। बट यहाँ पे आपका लेंथ एंड ब्रेथ तो देखना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर मेरा लेंथ और ब्रेथ समान निकल के आ जा रहे हैं तो वो मेरे लिए जो है स्क्वायर शेप हो जाएगा। और अगर वो जो है रेक्टेंगुलर शेप आए तो लेंथ एंड ब्रेथ अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे आपका विड्थ दे दिया है 10 मीटर, और बोला है कि लेंथ तो फिर कितना हो जाएगा। मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जो पर्टिकुलर कोनिकल होता है उसका दो एरिया होता है, एक होता है कर्व सरफेस एरिया जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होता है, पता है। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया से निकालने का फॉर्मूला होता है कि कर्व सरफेस एरिया जो आपने निकाल लिया अपॉन ये जो साथ में प्लस प्लस अपॉन नहीं, सॉरी सॉरी अपॉन नहीं। तो यहाँ पे जो आपको निकालना है वो है ये जो आप बेस एरिया देख रहे हो ना, ये बेस एरिया भी आपको साथ में ऐड करना है। तो बेस एरिया क्या होता है? एक सर्कल शेप होता है, और सर्कल का एरिया हम क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहीं से आप पाई को जब कॉमन लेते हो तो और आर को कॉमन लेते हो तो एल प्लस आर बचा रह जाता है। तो ड्राइव ऐसे ही किया जाता है फॉर्मूले को। तो आपको आप समझना है यहाँ पे आपका लेटरल सरफेस एरिया पूछा है और कर्व सरफेस एरिया को बताया है, तो यही जो है हमें चाहिए। बाकी ये नहीं चाहिए, ये समझने के लिए मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन। तो लेटरल सरफेस यहाँ पे कैसे निकालना है, तो मैं बोलूँगा पाई मतलब 22/7 क्यों, आपको यही लेना है। उसके बाद आर, आर क्या है यहाँ पे? 14 है। देखिए एल क्या होता है? एल ये होता है, अगर आप इस चीज़ों को देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 48 14 और किसके साथ ट्रिपलेट बिठाता है? ये ट्रिपलेट बिठाता है 50 के साथ। मैंने बोला था कुछ कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखना पड़ेगा जो कि आपको ट्रिकोनोमेट्री के साथ साथ मेंसुरेशन में भी काम आएगा। तो इनटू आपका एल का वैल्यू आ गया 50, ठीक है। इक्वल टू आपका अब इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एल इंटू बी, बी मतलब होता है ब्रेथ या फिर विड्थ। यहाँ पे दे दिया है 10। तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इस 10 के साथ ये वाला जीरो कट जाएगा, वैसे ही 7 के साथ ये दो कट जाएगा। तो फिर आपका बचा रह जा रहा है जो एल है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, वो है 5 × 2 10, 10 × 22 220, ठीक है। तो 220 आपका वैल्यू आ गया, ठीक। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो है लिटरल सरफेस 50 कैसे आया। ये हमारे को 14 दे दिया था, ये हमारे को 48 दे दिया था। एल मतलब ये होता है पाइथागोरस नियम से हम जो है एल स्क्वायर इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर जो है। तो 48 स्क्वायर माने क्या होता है? 48 स्क्वायर मतलब आपका होता है 2304, मतलब 19614 का स्क्वायर होता है, जोड़ेंगे तो 2500 आ जाएगा। एल स्क्वायर का वैल्यू ये है, एल का वैल्यू 50, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन आपको। देखिए सवाल नंबर 4 में आपको ये पूछा गया है द प्राइस ऑफ शर्ट फर्स्ट इंक्रीज जो है 10% एंड देन इंक्रीज जो है X%। इफ द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इज 19%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? मैं पहले इसको कॉन्सेप्चुअली सही से समझाऊंगा, उसके बाद आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। देखिए पहले हम रेशियो मेथड से करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको समझाया जाए कॉन्सेप्चुअल। फर्स्ट कि 10% मतलब होता है, मान के चलिए ये इनिशियली है और ये फाइनल है, 10% इंक्रीज हुआ है। इसके मतलब आपका सामान अगर 10 रुपए का था, अभी वो 11 रुपए का हो गया है, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन लेते हैं तो 1/10 होता है, ये ओरिजिनल प्राइस इनिशियल का। और ये होता है कितना बढ़ा है चीजें, ठीक है। वो समझ में आपको आ गया होगा कि कितना चीजें बढ़े हैं। जब ये समझ में आ गया कि हाँ इतना एक बड़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सामान जो है अभी कितना हो गया है, पहले कितना था और कितना बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 11 रखा। देखिए सेकंड वाला जो यहाँ पे है वो क्या बोला है? वो बोला है कि कितना बड़ा है, वो है 1%। तो एक से आपको लिखना नहीं है, आपको पता नहीं है कितना बड़ा है, ये सोचिए। फाइनली, फाइनली जो है आपको ये बोला है कि 19% बड़ा है, मतलब कि कोई सामान अगर 100 रुपये का था अब वो 119 का हो गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला चीज़ें वैल्यू ऊपर लिख देना है, ये वाला चीज़ें वैल्यू
ये कहाँ पे नहीं होना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ 11 गुना कर दीजिए, इसके साथ 10 को गुना कर दीजिए, इसके साथ ये कट जाएगा, तो आपका क्या बचा रह जाएगा, देखिए 11 × 0, और आपको इधर बचा रह जाएगा 119। तो फिर पहले समान अगर 110 का था, अब का समान हो गया है 119। तो अभी कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। 9 किसके ऊपर बढ़ा, 110 के ऊपर बढ़ा। और परसेंटेज में लिखा जाए तो ये 100 है, तो इसके साथ ये कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा ये ओवरऑल 8.19 के समथिंग, मतलब कि आसपास 8 का वैल्यू हो जाएगा। 9 नहीं होगा, 9 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 9 आंसर हम तभी लिखेंगे जब ये 1 नहीं, यहाँ पे 5 के ऊपर या फिर 6 7 के ऊपर होंगे तब। ये वाला चीज़ें याद रखिए कि जैसे दशमिक के बाद अगर आपका 1 2 3 4 इवन 5 तक भी आ जाए तो आप 9 नहीं लिख सकते। जब 6 आ जाए तो आप बोलेंगे इंटीजर जो है 9 के बराबर है। तो अभी जो है ये 8 के बराबर है। अब आते हैं हम स्मार्ट अप्रोच में। स्मार्ट अप्रोच क्या बोलता है कि आपका समान अगर 100 है, उसके बाद अगर 10% बढ़ा है तो कितना हो गया, 110 हो गया। फाइनली वो कितना हो गया है, 119 हो गया है। क्यों हुआ है, क्योंकि ये 1% के चलते सेकंड वाला, तो कितना बढ़ा है, आपको एरो इससे लगाना है। फाइनल फाइनल मतलब कि जितना बढ़ा है, और फाइनली कितना हुआ, तो फाइनल के साइड में आपको एरो दिखाना है। तो क्यों दिखाना है, क्योंकि जो है यहाँ पे आपको कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है। अब जो है आप लिखेंगे 9/100। सो एरो यहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा कि नीचे मतलब न्यूमरेटर किसके ऊपर आपको कंपैरिजन करना है, जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है वो नीचे लिखना है, मतलब उसके कंपैरिजन में करना है, इनटू 100। वही चीजें आ रहा है, 8.15 भी आएगा आपका, इसलिए 8.19 आ रहा है, 5 नहीं। तो आंसर आपका 8 हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आया होगा कि एरो मेरे को क्या हेल्प कर रहा है। जो मेरे को जो है 110 हुआ है, और जो मेरा फाइनल वैल्यू है, तो फाइनल वैल्यू की तरफ एरो को आपको लिखना है। काहे कि इसमें क्या होता है कि इनिशियली ये वाला 110 वाला के साथ आपको कंपैरिजन करना है, तब आगे चीजें आपका क्लैरिटी बनेगा, मतलब गलत होने का जो संभावना है वो बड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि ट्रिक्स में बहुत सारे बार बार ना आप जब सही से नहीं सीखते हो तो गलत हो जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो है ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला है कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 11 से डिविजिबल होगा। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि 11 से डिविजिबल होने का जो रूल्स होता है तो उसको हम कैसे देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कितना डिजिट दे रखा है, हर एक ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 3 6 डिजिट दे रखा है ना। चलिए मैं 6 डिजिट से ही चीज़ों को बताता हूँ। तो मान के चलिए ए है, बी सी डी ई एंड एफ। ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है ऑल्टरनेटिव। जैसे मैं ऑड नंबर को लेता हूँ, ऑड नंबर तो कौन सा है, ए प्लस सी प्लस ई। ऑड नंबर मतलब एक्चुअली नंबर ऑड नहीं है, द प्लेसेस नंबर ऑफ ऑड, मतलब वो पर्टिकुलर संख्या ऑड प्लेसेस में प्रेजेंट है। जैसे 1 नंबर प्लेस में प्रेजेंट है, 3 नंबर प्लेस में है, ये किस में है, ये 5 नंबर प्लेस में है। तो वैसे ही इवन नंबर वाले से डिवाइड करना है। इवन नंबर वाला नंबर नहीं, पोजीशन, उसका जो पूरा संख्या 6 डिजिट में है उसका पोजीशन। जैसे ये 2 नंबर पोजीशन मानते हैं, वैसे ही डी जो है 4 नंबर पोजीशन में है, वैसे ही एफ जो है 6 नंबर पोजीशन में है। अब इन दोनों का जो है मैं देखूंगा, इसका रिजल्ट मेरे को 0 आना चाहिए और 11 आना चाहिए, तभी वो 11 से डिविजिबल होगा। अब मेरे को ऑप्शन से वैसा ही चीजें ड्राइव करना है कि किससे वो रिजल्ट 0 या फिर 11 आ रहा है, मुझे ये चीज देखना है। तो मेरे को फर्स्ट वाले ऑप्शन से मेरे को पता चल जा रहा है, जैसे कि 3 2 5, 5 और 3 कितना हो जा रहा है, 8, 5 और 3 8। वैसे ही 2 और 4 6 के 7, तो यहाँ पे एक बचा रह रहा है, तो ये नहीं हुआ। दूसरा वाले 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो ऑड वाले डिजिट लिया, 8 होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे 3 3 6 के 7, ये भी नहीं हो पा रहा है। चलिए सी नंबर वाला ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे है 2 पहला डिजिट, उसके बाद थर्ड प्लेसेस में कौन है, फिर से 2 है, और फिफ्थ प्लेसेस में कौन है, 4 है, माइनस। अब देखेंगे इवन वाले में, इवन वाले में कौन प्लेसेस है,
इवन वाले प्लेसेस में 3 है, मतलब 2 नंबर प्लेसेस में 3 है, 4 नंबर प्लेसेस में 1 है और 6 नंबर प्लेस में 4। तो ये जो है 4 2 6 2 8, ये 4 और 3 1 5, 5 और 3 8, तो 0 आ रहा है। तो 0 जो है यहाँ से आ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो है यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे का एक कन्फ्यूज़ होगा, वो कन्फ्यूज़ मैं दूर कर देता हूँ कि सर रिज़ल्ट जो आपने बोला, अगर मेरा 0 आ गया तब तो ठीक है, अगर मेरे को 11 आया तब भी ठीक है, अगर डिफरेंट अगर -11 आ गया तब क्या करना है? तब भी हो जाएगा। एक्चुअली आप जो है आपको मेन यहाँ पे माइनस या फिर पॉजिटिव देखना नहीं है, बस आपको ये देखना है 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट में भी माइनस और दैट में भी प्लस, क्योंकि जब माइनस है तब भी वो 11 से डिविजिबल होगा, अगर वो प्लस है तब भी 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे कुछ डिवीजन पॉइंट देख लीजिए, जैसे 2 से डिविजिबल होने वाला संख्या कौन-कौन सा है? 2 से, 4 से, 8 से। 2 से डिविजिबल होने के लिए पर्टिकुलर एक संख्या का जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। वैसे ही 4 का डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट का जो 2 डिजिट है, वो क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 8 मतलब क्या होता है? लास्ट का 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए या फिर जैसे कि क्या है 0 होना चाहिए। अब एक-एक करके एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। जैसे 16, 16 जो है यहाँ पे क्या है? 2 से डिविजिबल है, समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे 216, ये 2 से डिविजिबल है, समझ में आ रहा है। 4 से डिविजिबल है कि नहीं, मुझे ये 2 संख्या लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं बोलूँगा 16 जो है 4 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये है कि ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे चलिए मैं वैसे चलिए मैं एक बड़ा वाला डिजिट लेता हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 0। अब बोलो ये जो है संख्या है 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं? तो आप इसको 8 से डिवाइडेड करने के लिए बैठ जाएँगे। मैंने आपको ये चीज़ें बोला है कि आपको लास्ट का 3 डिजिट देखना है। 100 जो 60 है, ये जो है 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं है? ऑब्वियसली होता है। तो आप बोलेंगे ये पूरा डिजिट जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 3, 6 और 9 का डिविजिबल कैसे होता है। 3 का तो जो है जैसे सम ऑफ ऑल डिजिट जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है? तब जो है ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 से क्या होना चाहिए? 6 से मतलब ये होता है कि जो संख्या 2 से डिवाइजेबल हो या फिर 3 से डिवाइजेबल हो, दोनों से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से हो जा रहा तो हो जाएगा। वो संख्या 3 से भी डिविजिबल का फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल का अप्लाई होना चाहिए, तब वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल देके समझाते हैं। 9, 9 का भी वही है कि सम ऑफ ऑल डिजिट जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब एक-एक करके एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे 393 या फिर 1, 3 और यहाँ पे आप चलिए मान के लीजिए 2, 132। तो ये जो है 3 यहाँ से कट जा रहा है, 3 3 के 9, ये भी कट जा रहा है और 3 कट जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। अब ये 3 से कट जा रहा है, 2 और 3, ये से भी कट जा रहा है, तो ये भी बोलेंगे 3 से डिविजिबल है। क्या ये 6 से डिविजिबल है? एक्चुअली ये 6 से डिविजिबल नहीं है। बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये 3 से तो डिविजिबल है, किंतु 2 से नहीं है। कैसे समझ लिया? तो लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है तो 6 से ये नहीं जाएगा। क्या ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा? देखते हैं। 6 से डिविजिबल होने के लिए मेरे को 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और साथ में 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 3 से तो ये हो गया सैटिस्फाई। 2 से होगा क्या? लास्ट का डिजिट 2 है, 2 से ये भाग चला जाए, तो मैं बोलूँगा ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे ही 9 से डिविजिबल के लिए मैं मान के चलता हूँ 1, 3, 4, 1, ठीक है? ये संख्या क्या 9 से डिविजिबल होगा? मैं अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे? सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा। 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 1 9। कुछ नहीं देखना है, आपको आराम से बोलेंगे कि हाँ, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जो चीज़ें 9 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब वो 3 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए एक-एक पॉइंट पर, डिविजिबली यहाँ पे क्लियर हो गया आपका होगा।
चलिए और एक छोटा सा बता देते हैं, 7 से कोई चीजें कैसे डिविजिबल होता है। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 203, इसको आपको 7 से डिवाइडेड होगा कि नहीं होगा, उसको देखने के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा, दो स्टेप। पहला स्टेप, जो यूनिट डिजिट में संख्या रहेगा उसको दो गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 6, और बाकी जो और संख्या होगा वहां से माइनस कर देना है। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा 14। आप बोलेंगे कि 14 जो है 7 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर संख्या भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने दो का वाला देख लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इनमें से 5 का डिविजिबल वो होता है जिसका लास्ट में 5 या फिर जो होता है 0 रहता है। 10 का तो पता ही है यार, 2 से होगा, नहीं तो जो 5 डिविजिबल होगा। नहीं तो नहीं है, हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे ये बोलेंगे वो पर्टिकुलर संख्या 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और साथ साथ में 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि 1230, ये क्या है, 2 से भी डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। यही पे जगह में मैं अगर लिख दूँ 1235, ये 5 से डिविजिबल है बट 2 से नहीं है, तो 10 से ये नहीं जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट एक में ही क्लियर हो गया। अब जब डिविजिबल चैप्टर पढ़ेंगे यही को आप जो है दो चार और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आप पढ़ेंगे, तब देखना यही कॉन्सेप्ट ही एक बार फिर से रिविजन हो जाएगा। पाइप सिस्टम से ये बहुत आसान तरीके से सवाल पूछा गया है आपसे। यहाँ पे ये बोला है कि दो पाइप है, मान के चलिए एक टैंक है, उसमें दो पाइप है, पाइप ए और पाइप बी है। तो पाइप ए क्या करता है, 20 मिनट में उस अकेले उस पाइप को अगर चला दिया जाए तो 20 मिनट को उस टैंक को खाली मतलब फिल कर देता है, खाली टैंक। वैसे ही बी पाइप को अगर चला दिया जाए तो वो 30 मिनट में फिल कर देता है खाली टैंक को, रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर देन टाइम टेकन बाय फिलिंग। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो पाइप एंड सिस्टम का होता है और टाइम एंड स्पीड का सॉरी टाइम एंड वर्क का होता है वो सेम होता है। तो हमें जो है वहां से क्या मिलता है, टोटल वर्क। वैसे यहाँ पे जो टैंक का टोटल वॉल्यूम है वो मिल जाता है। तो ये जो है 20 मिनट में फिल करता है, बी 30 मिनट में करता है। यहाँ से जो हमें एलसीएम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 60 यूनिट ऑफ वाटर उस पर्टिकुलर टैंक में धर सकता है या फिर भर सकता है। तो ऐसे जो है ये इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 3 और इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 2। देखिए एफिशिएंसी मतलब मैं बार बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मतलब ये होता है, अगर ए का एफिशिएंसी 3 मतलब अगर ए को 1 घंटा चला दिया जाए तो 3 यूनिट पानी, या फिर 1 मिनट बोला है, 1 मिनट चला दिया जाए तो 3 यूनिट ऑफ पानी टैंक में भर सकता है। वैसे ही बी को अगर 1 मिनट चला दिया जाए तो 2 यूनिट ऑफ पानी टैंक में भर सकता है। तो वैसे ही बोला है कि टाइम लगेगा कब, जब ये दोनों एक साथ काम करेगा या फिर दोनों एक साथ वो मोटर को चला दिया जाएगा। तो 60 यूनिट ऑफ टोटल वर्क है, और या फिर 5 और यहाँ पे 3 और 2 5 मतलब कि 5 यूनिट। अगर ए और बी एक साथ चले तो 1 मिनट में 5 यूनिट ऑफ पानी भर सकता है। तो टोटल आपको यहाँ से बोलेंगे कि 12 मिनट टाइम मेरे को लग जाएगा अगर मैं दो पाइप को एक साथ ओपन कर दूँ तो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बोला है कि ए मैन ऑन 36,000 पर मंथ, ही स्पेंड 30% इन रेंट, 25% ऑन फूड एंड 20% इन एजुकेशन। अगर ये तीनों में इतना इतना खर्चा कर देता है तो ही सेव रेस्ट, बाकी जो बचा खुचा रहता है वो सेविंग करता है। तो आपको सेविंग का अमाउंट यहाँ पे, को यहाँ पे सेविंग का अमाउंट यहाँ पे बताना है। तो सेविंग यहाँ पे क्या है, देखिए पहले खर्चा कितना करता है, 30% खर्चा करता है, 25% खर्चा करता है, 20%। तो 30 और 20 50, 50 और 20 कितना होता है 70, 70 और 75। एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया, टोटल इनकम का 75% उसका एक्सपेंडिचर ही हो गया। तो फिर बचेगा कितना, जो सेविंग है वो 25% बचेगा। तो मैं वो 36,000 अगर सैलरी मिलता है, वो ऑलवेज किसका वैल्यू होता है 100% का। सेविंग यहाँ पे 25 का हो जाएगा, तो मैं यहाँ से 4 से काटूंगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोला है 9,000 जो है पर मंथ सेविंग है उसका। तो फिर 12 मंथ में कितना हो जाएगा, 12 × 9,000, 9 12 कितना होता है 108, मतलब कि 1,80,000 के उसका सेविंग हो जाएगा पर ईयर यहाँ पे हो जाएगा। और पर मंथ अगर आपसे पूछे तो 9,000 हो जाएगा।
देखिए एलसीएम और एचसीएफ का ये फ्रैक्शन वाला सवाल मैंने आपको पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ फिर से एक बार तरीके से। जैसे ऐसा रहे तो आपको क्या करना है, 9/10, 37/10, उसके बाद आपको लिखना है 54/10। नहीं लिखना है क्योंकि दशमिक को हटाओगे तो 100 हो जाएगा यहाँ। तो देखिए मैंने ये बोला कि जो न्यूमिनेटर में रहेगा, और अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला है तो न्यूमिनेटर में एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर में एचसीएफ निकालेंगे। इन तीनों का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 9, 9 और 6 का, 9 और 54 का जो है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम 9 और 54 का एलसीएम ऑलवेज 54 होता है, और साथ में बचा रह जाएगा मेरा 37, और नीचे 10, और 100 का जो एचसीएफ होता है वो 10 ही होता है। इनको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1998 के राउंड आ जाएगा, और ये 10 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ 1998। मेरे को यहाँ पे वैसा ऑप्शन कहीं पे मिल नहीं रहा है। आपको जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपने एलसीएम निकाला फिर भी आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो आपको देखना है इसका मल्टीपल या फिर डिविडेंड कौन सा है। जैसे कि ये 106, 106 जो यहाँ पे है इसके रिगार्डिंग कोई है नहीं, 105 भी नहीं है। अगर आप 99.9 को देखोगे इस चीज़ों को, तो उसमें क्या है, जैसे 99.9 को अगर 2 से गुना करना है तो वो चीज़ें 199.8 के अराउंड वैल्यू आ जा रहा है, तो उसमें क्या करना है, वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसका आधा भी आ सकता है, कभी इसका द्विगुना नहीं आएगा, आधा आ सकता है, उसका डिवाइडेड बाई 3 आ सकता है, बट जो है तिगुना नहीं आएगा। तो आपको ये नोटिस रखना है कि इसका जो मल्टीपल भी कौन कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ये बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग डायमीटर 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 35 सेंटीमीटर। तो उसमें हमें जो है यहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू निकालना है। देखिए वॉल्यूम निकालने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर नॉर्मल सिलेंडर में कौन कौन सा 3 कंपोनेंट होता है, उसके ऊपर हम देखेंगे एक बार। जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है तो उसमें हाइट कितना है, यहाँ से लेके इसका हाइट होता है h, और यहाँ से लेके इसका होता है r, इसका रेडियस, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो देखते हैं, पहले हम कर्व सरफेस एरिया को देखते हैं, 2 पाई आर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया ये होता है कि जो आपका ये जो 2 पाई आर एच निकला है, अब हम उससे टोटल सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो उसमें यही फर्क होता है कि कर्व सरफेस एरिया जो मेरा निकाला है प्लस जो ये 2 सर्कल देख रहे हैं उसका भी एरिया हमें जो जाता है। 2 सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचा रह जाएगा r+8, तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। मेरे को इधर क्या बोला है, सिर्फ वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, तो मैं इस फॉर्मूले को उठा के इसका सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो पहला यहाँ पे बोलता है कि 22/7, मुझे यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको 22/7 बोल सकता है और 3.14 बोल सकते हैं, जो आपको बोलेगा वही वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे मुझे 22/7 का वैल्यू लेने के लिए बोला है, ये नहीं लेंगे हम इसलिए। तो 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे, जैसे डायमीटर आपको बोल दिया है 8 है, तो यहाँ पे जो है इसका रेडियस हो जाएगा 9, तो 9 × 9 81 हो जाएगा, इंटू 35 इसका हाइट है, मतलब है 35 है, ये कट जाएगा 5 से। वैसे इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो उसके बाद इससे गुना करेंगे 5 और 5 × 8 = 40, 400 × 22। तो 400 × 22 अगर गुना करेंगे तो आपका ये आ जाएगा तकरीबन तकरीबन 8910। तो समझ में आया होगा ये वाला चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो है मॉड से सवाल पूछा गया है, जो कि मैंने जो पढ़ाया था जब मॉड का वन शॉट में, उसमें सबसे बेसिक यही मैंने पढ़ाया था कि कैसे मॉड को निकालते हैं, ये वाला। तो देखिए एक सीरीज में जब मॉड निकालना होता है उसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप ऑप्शन से देखिए, वहाँ पे सीरीज में कितना कंपोनेंट है उसको आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चारों ऑप्शन को लेकर देखना है। 85, 85, यहाँ पे कौन सा है, एक 85 हो गया, 2 85 हो गया। 47 कितना है, 47 एक हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक हो गया, 2 हो गया। 67 यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, एक मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। तो आपको अगर नहीं भी देखेंगे तो भी पता चल जाएगा कि 76 यहाँ पे आंसर है। अगर तीनों 2-2 है तो ऐसा तो है नहीं कि ये कम हो जाएगा, तीनों आंसर हो जाएगा, फिर भी देख लीजिए 76 यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे एक है, तो 76 कितना आंसर हो जाएगा, 3 यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है 76 का,
तो मैं बोल सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मॉड डेफिनेशन ये होता है कि पर्टिकुलर सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी या फिर जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हुआ है उसी को हम बोलते हैं मॉड। तो यहाँ पे 76 आपका आंसर आ जाएगा मॉड का। सवाल नंबर 11 जो है एक पार्टनरशिप से सवाल है ये। तो यहाँ पे आपको बोला है प्रवीण एंड सिन्यू जो है यहाँ पे पार्टनर करा है एक बिजनेस में। प्रवीण इन्वेस्ट किया है 35,000। प्रवीण इन्वेस्ट किया है 35,000 फॉर 9 मंथ एंड शिनू जो इन्वेस्ट किया है 42,000 फॉर 10 मंथ। उसके बाद उनका प्रॉफिट हुआ है 31,570। उसके बाद आपको बोला है कि सीनू का शेयर कितना है। मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि इन्वेस्टमेंट वाला सवाल में जो है आपको क्या करना है, दो चीज़ों में फैक्टर डिपेंड करता है। एक होता है कि वो कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, दूसरा वो पैसा कितना टाइम के लिए रखा है। जैसे यहाँ पे प्रवीण है और सीनू है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे जैसे कि रेशियो ले लेना है। ये 35 का ना, 3 जीरो यहाँ पे भी काट दीजिए, 3 जीरो यहाँ पे भी काट दीजिए और यहीं पे जो है 7 से चला जाएगा। देखिए 7 5 और 7 6। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रवीण ने अगर 5 यूनिट पैसे इन्वेस्ट किया है तो वहीं पे सीनो कितना किया है, 6 यूनिट पैसे इन्वेस्ट किया है। टाइम में देखिए तो अगर टाइम के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो प्रवीण ने 9 महीने पैसे को रखा है और सीनो ने वही पैसे को कितना रखा है, 10 मंथ के लिए। तो यहाँ पे कितना है, 45 है और यहाँ पे आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से कट जाएगा 15 से, 15 × 3 और 15 × 4। अब यही उसका क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन दोनों का। और उसके बाद प्रॉफिट जैसे मिलता है वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो ये उसका प्रॉफिट होगा उन लोगों का और ये 7 का वैल्यू है टोटल। तो 7 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपको पहले मेनली 4 से कट जाएगा। तो उसके बाद 4 से जाएगा तो 4 से 28 तो 3, देन 5 पे चला जाएगा, उसके बाद 10 से आराम से हो जाएगा, जीरो बैठ जाएगा, 10 से ही चला जाएगा नीचे डायरेक्टली। सो उसके बाद देखिए ये सीनू का यहाँ पे पूछा है कि शेयर कितना है। तो सीनू का हिसाब से 4 है, तो 4 से इसी चीज़ को गुना कर देंगे तो 0 4 और आपका जैसे आ जाएगा 5 4 20 और उधर 4 4 16 का 18। तो 8040 ऐसा आंसर 8040। तो कौन सा है 8040? ऑप्शन नंबर सी है। देखिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि 5 जने का एज का यहाँ पे आपको दे दिया है रिलेशन, यहीं से आपको जो है याद करना है। तो पहले हमको देखेंगे एक एक रिलेशन को सही से समझना पड़ेगा। नंबर 1 ऐसा लिखना है आपको। पहला आपको ये बोला है कि एक्स इज 3 ऑफ एज। एक्स जो है वाई से 3 गुना है। तो आपको क्या लिखना है कि एक्स इक्वल टू वाई। ऑलरेडी एक्स वाई से 3 गुना है, मुझे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई के साथ 3 गुना करना पड़ेगा उल्टे के साथ, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 एक्स के साथ अगर 3 गुना कर दी तो वो ऑलरेडी 3 गुना है तो 9 गुना हो जाएगा। तो उस उल्टा जो है वाई के साथ 3 गुना करेंगे तभी आके जो है बराबर होगा। वैसे ही यहाँ पे भी का आपको बोल दिया है कि उसका एज जो है 3 है। वैसे ही जैसे यहाँ पे बोला है कि वाई इज हाफ एज ऑफ जेड। मतलब क्या है यहाँ का कि वाई जो है हाफ है किसका ना, जेड का। जेड का जितना है उसका हाफ। 4 नंबर में आपको ये बोला है कि डब्ल्यू इज 3 एज ऑफ वी। वैसे ही आपको क्या लिखना है, डब्ल्यू इज 3 नहीं, एक्चुअली 2 2 मतलब 2 गुना होता है, तो वी होगी। वैसे आपको एक चीज़ और बता दिया है, जो यहाँ पे बोला है कि जेड इज 4 टाइम ऑफ एज ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट वाला जो हमारा इक्वेशन है वो रह जाएगा जेड को 4 × W। देखो भी यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से आप बता कर सकते हैं कि W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। W अगर 6 है तो जेड यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 × 4 24 हो जाएगा। अगर जेड को आपको मिल गया है तो Y यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 एज हो जाएगा उसका। अगर Y मिल गया तो X यहाँ से 36 हो जाएगा। यही मेरे को पूछा है कि X का एज कितना है, तो 36 ईयर। देखो एक लंबा चौड़ा सा सवाल है, पढ़ेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तरीके से सॉल्व करेंगे। जितना लंबा है उतना सवाल है नहीं, बड़ा पैकेट है पर छोटा धमाके वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 को बढ़ते हैं कि ये शॉपकीपर सेल एन आइटम और 225.6 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 90% एंड 50%। ये तो डिस्काउंट का बौछार कर दिया। इट मार्क प्राइस एंड ही नॉट गिव had he not given any discount, he would have earned profit 41%.
व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए, जब अगर मैं दो बार डिस्काउंट दे देता हूँ 90% का और 50% का, इसका सब्सिडी बनाएंगे यहाँ से 90 और 50 का, तो 90 50 जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका आ जाएगा 4500/100। तो यहाँ से ये चीज़ें कट जा रहे हैं, तो ये तो 145 हो जा रहे हैं, 140 हो जा रहे हैं, यहाँ से 45 माइनस करेंगे तो 95% उन्होंने क्या करें डिस्काउंट दिया है। अगर कोई इंसान 95% डिस्काउंट देता है तो मैं बोलूँगा वो सामान को बेचता कितना में है, 5% में बेचते होंगे। तो अगर बेचा है तो वो सेलिंग प्राइस आपका 225.6 है। यही 225.6 क्या है, 5% का वैल्यू है। तो मुझे चाहिए कितने परसेंट का वैल्यू, 100% का वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ से दशमिक को हटा दूंगा मैं, तो 10 से कट जाएगा, ये 5 2 से कट जाएगा, तो मेरे को यहाँ से गुणा करके आना पड़ेगा, 6 × 12, 5 × 10 1, और उसके बाद आ रहा है 2 × 4 = 5 है। 4512 रुपये जो है ना, ये उनका क्या है, एसपी है, मतलब है सेलिंग प्राइस। अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो 4512 है, इनके चीज के ऊपर अगर इन्होंने क्या करता है 41% जब प्रॉफिट होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 141। वैसे ही उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100%। और ये किससे जाएगा, ये लास्ट में जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो आपको देखना पड़ेगा किससे जाएगा। तो मैं अगर देखूँ तो ये 3 से अगर मैं चला हूँ, या मतलब 30 से, तो ये नहीं जाएगा, 32 से जाएगी। 32 के अकॉर्डिंग में 32 पे चला जाएगा, और 32 का आंसर आ जाएगा। तो ये जो कैसे जाएगा क्या जाएगा, आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा, और धीरे 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 जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना घर में बैठे बैठे, तो ये चीज़ें अपने आप से डेवलप हो जाता है। देखिए 14 नंबर वाला सवाल आपसे ये पूछा है कि ये फर्स्ट ट्रेन है, यहाँ पे दो ट्रेन है एक्चुअली, जिसका लेंथ है पहला वाला ट्रेन का 300 मीटर लॉन्ग है, और वो 600 मीटर एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है और टाइम लेता है 40 सेकेंड। और दूसरा वाला ट्रेन जो है स्लोअर ट्रेन है, मतलब धीरे गति से चलता है, बट उसका लेंथ जो है 450 मीटर है। और उसके बाद अगर वो 600 मीटर की प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं तो 60 सेकेंड टाइम लेता है। तो बोला जाता है कि अगर फाइंड द टाइम फॉर टू ट्रेन कंप्लीटली पास द ईच अदर देन द ट्रेवलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए मुझे पहले यहाँ का पहला स्टेप ये कि फर्स्ट ट्रेन और सेकंड जो मतलब स्लोअर ट्रेन है उसका स्पीड पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो जो फास्टर है, फास्टर ट्रेन का क्या है, 600 मीटर तो वो उसका प्लेटफॉर्म का है, और ट्रेन का खुद का जो है कितना है, 300 है, तो 900 तो पूरा डिस्टेंट हो गया, और टाइम कितना है, 40 है। यहाँ से तो काटूंगा, तो 90 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आता है, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 22.5 मीटर पर सेकेंड आता है। वैसे ही स्लोअर वाला का स्पीड कितना है, 600 मीटर तो प्लेटफॉर्म का है, और 450 उसका ट्रेन का है, तो 1050 उसका टोटल डिस्टेंस हो गया। वही डिस्टेंस को 60 सेकेंड में उसको कवर करना है, तो उसका कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 से ही चला जाएगा, तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। सो फिर आपका आ जा रहा है यहाँ से ओवरऑल आप चलो 17.5, 17.5, ये उसका स्पीड है। अगर बोला है ये फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन जैसे एक दूसरे से अपोजिट आए, तो एक दूसरे को कितना टाइम में जो है वो क्रॉस करेगा। तो देखिए फर्स्ट ट्रेन का लेंथ है 300 मीटर, और स्लोअर ट्रेन का है 450 मीटर, मतलब दोनों का कितना हो गया, 750 मीटर उन दोनों को क्रॉस करना है, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कि, तो फिर स्पीड को जोड़ देना है। तो 17 पॉइंट क्या है, 5 है, और यहाँ पे आपको 22.5 है। तो देखो 17 और 22 कितना हो जाएगा, 39, 39 से 40, तो 40 से मुझे भाग लगाना है इसको। अगर 75 को मैं 2 से काटूंगा तो 37.5 आता है, उसको भी 2 से काटूंगा तो 18.75 आता है। तो मैं बोलूँगा 18.75 सेकेंड में एक दूसरे को क्या करेगा, वो क्रॉस कर लेगा। ये हमारा ऑप्शन आ गया। तो 3 स्टेप में करना पड़ेगा, पहले तो आपको जो है दोनों का अलग अलग स्पीड निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको क्रॉस करना, दोनों ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक बॉड मास बेस्ड सवाल दिया है। यहाँ पे आपको बोला है कि आपको जो पॉजिटिव वाला सवाल है तो उसको माइनस में इंटरचेंज करना है, और मल्टीप्लिकेशन वाला आपको डिवाइडेड बाय में इंटरचेंज करना है। देखिए बॉड मास का जो फॉर्म बोलता है VOD/MAS, ये तो बेसिक फॉर्म है, आगे आके और भी चीज़ें होता है, मैं उसको बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे हम करते हैं चीज़ों को, 31 यहाँ पे दिया है, माइनस की जगह हम क्या करेंगे, पॉजिटिव, इंटू 26, यहाँ पे
मतलब मल्टीप्लिकेशन बोला है तो डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बोला है तो इंटू 24 करेंगे, यहाँ पे प्लस बोला है तो माइनस 45 करेंगे। अब देखिए बॉडमास का ये नियम बोलते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बाद एडिशन उसके बाद सब्सट्रैक्शन। बाकी हमको क्यों नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे ना ब्रैकेट है ना ऑफ है ना डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पे देखो 31 लिखना है, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आता है 26 गुना 520 और 26 इंटू 4 कितना होता है 100, और 26 इंटू 4 104 होता है, क्योंकि 52 इंटू 2 104 होता है। हाँ तो 4 यहाँ पे आपका आ गया 2 और ये आ गया 624 माइनस 45। देखो 31 और 45 में कंपेयर करूंगा तो किस में बड़ा है, 31 से 45 14 बड़ा है, मतलब कि -14 यहाँ से आ जाएगा मेरे को। तो मेरे को टोटल यहाँ पे आ जा रहे हैं 610 का वैल्यू। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सेशन हमारा बहुत अच्छा सेशन था और नेक्स्ट आने वाले सेशन इससे भी बेहतरीन होंगे। एक एक पॉइंट को और तरीके से रिविजन करेंगे और ऐसे ही हम कंप्लीट सेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है हर एक चैप्टर का वन शॉट भी हम लेके आएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेशन के लिए आप वेट करिए और उससे पहले ये सेशन अच्छे से प्रैक्टिस करिए 15 सवाल को लेकर।